स्वागत है आपका गैस पावर साइकिल के लेक्चर 3 में। हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी गैसोलीन टाइप के इंजन की, जो कि स्पार्क इग्निशन के बेसिस पे बना हुआ है। और उसका आइडियल साइकिल जो है वो ऑटो साइकिल हमने चर्चा की थी, किस तरह से ऑटो साइकिल उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ऑटो साइकिल जिसमें कि 4 प्रोसेसेस होते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डीजल साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उसे समझेंगे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो पहले तो डीजल साइकिल के बारे में जानते हैं कि ये और इसमें और आपको जो गैसोलीन साइकिल था जिसे हम ऑटो साइकिल कहते थे, उसमें क्या फ़र्क था, क्या बेसिक डिफरेंस क्या है। ऑफ कोर्स दोनों के जो एयर का जो फ्यूल कंपोजिशन है दोनों का वो अलग अलग होता है। गैसोलीन में आपको जैसे पेट्रोल कहते हैं जिसे उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा और डीजल जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट पे होता है। पर इसका एक और प्रॉपर्टी है वो ये कि जो हम कंप्रेशन जो करते हैं जिस प्रोसेस में जैसे ऑटो साइकिल में करते हैं वो उस लेवल तक करते हैं जिस लेवल से जो इसे ऑटो इग्निशन जिसे टेम्परेचर कहते हैं उससे नीचे रहता है। इसीलिए उस पर स्पार्क यूज़ किया जाता है जिससे कि वो जल सके। और वही जो है डीजल साइकिल में जो हम कंप्रेशन करेंगे वो जो इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर। ये तो इसका मतलब ये है कि ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, ऑटो ये जलने लगेगा अपने आप। तो दोनों में ये फ़र्क होता है और इसीलिए इसकी जो साइकिल भी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि जो डीजल साइकिल है उसमें जो ये कंबशन प्रोसेस है जिसमें कि फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा होगा, जल रहा होगा, वो थोड़ा स्लो होता है, उस समय लगता है। और इसीलिए इसमें और दूसरे वाले केस में जो कि हम स्पार्क इग्निशन में है, एक तो मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो बहुत तेज़ी से जलता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है और इसकी वजह से वो फास्ट है। उसमें हम लोग कहते हैं कि जो कंबशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है और यहाँ पे चूँकि ये लॉन्गर ड्यूरेशन में है तो ये प्रोसेस को हम कांस्टेंट प्रेशर पे अप्रॉक्सीमेट करते हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है। बाकी जो नंबर ऑफ़ साइकिल्स है और बाकी जो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं ईच साइकिल में, एक साइकिल में जो 4 प्रोसेस है वो तो वैसे ही रहते हैं, बट ओनली जो केवल जो चेंज है वो कंबशन प्रोसेस पे है। आपका ऑटो साइकिल में ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है और डीजल साइकिल में जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो ये रोडोल्फ डीजल ने इसको इन्वेंट किया था। ये आप समझे कि ये आइडल जो साइकिल बनाया था और इसको अप्रॉक्सीमेटली मेजर जो डिफरेंस है जैसे मैंने कहा वो कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो हीट एडिशन जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे रहेगा डीजल में। तो ये आइडल अगेन इसे हम आइडल साइकिल कह रहे हैं इसमें, क्योंकि ये साइकिल जो है इसमें आइडलाइजेशन है। ये जैसे कि हमने ऑटो साइकिल में जिस तरह से हमने कहा था आइडलाइजेशन, वैसे ही डीजल साइकिल में होगा। बस केवल यही फ़र्क है ऑटो और डीजल साइकिल में। जैसे मैंने कहा अभी कि गैसोलीन इंजन जो है वो उसमें स्पार्क प्लग होता है, क्योंकि स्पार्क का ये जो कंप्रेशन जो होता है वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे होता है, इसलिए स्पार्क चाहिए होता है कंबशन के लिए। जबकि ये डीजल इंजन जो है वो कंप्रेशन इसमें ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर निकल जाता है और ये अपने आप ये जलने लगता है। तो दोनों में ये फ़र्क है। अब इसको अगर आप समझे इस फॉर्म में, जिसे हम लोग प्रोसेस डायग्राम के फॉर्म कहते हैं, तो ये डीजल साइकिल में जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ जो प्रोसेसेस है वो उतने ही रहेंगे जैसे कि ऑटो साइकिल में। बस एक ही फ़र्क होगा, जो ये हीट एडिशन है, जहाँ पे ये कंप्रेशन, जहाँ पे कंबशन जो प्रोसेस हम जिसे कहें उसको हम हीट एडिशन कहेंगे, जैसे कि हमने ऑटो साइकिल में भी कहा था। तो वो पार्ट आपका कांस्टेंट प्रेशर में हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है। याद रखिए ऑटो साइकिल जो था वो ऐसा था कि आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, ठीक है, 1 से 2, फिर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है 2 to 3, फिर आपका आता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर 3 to 4, फिर 4 से 1 आता है हीट जो रिजेक्शन, मतलब जो एग्जॉस्ट निकलता है। तो यहाँ पे आपका कंबशन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट निकल रहा है जिसे हीट रिजेक्शन कह रहे हैं।
तो ये था, ये ऑटो साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे जो फ़र्क आप देख रहे हैं, ये 2 और 3 जो है ये आपका कंबेशन प्रोसेस है। यहाँ पे हीट एडिशन की बात कर रहे हैं, इसी को हम हीट एडिशन कहते हैं। ये देखिए आप 2 to 3 जो है वो आ गया आपका कांस्टेंट प्रेशर, बस यही फ़र्क है। बाकी 1 to 2 जो है ये कंप्रेशन हो गया, और 3 to 4 जो है वो एक्सपेंशन हो गया, और 4 to 1 जो है रिजेक्शन हो गया। तो ध्यान दीजिए क्या है, पहले हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसको ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर लाया, वहाँ पे एक कंबेशन होता है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन से, यही आइडियलाइजेशन है। उसके बाद स्टेट 3 पे आए, 3 से लेकर 4 तक जो है वो एक्सपेंशन हुआ वॉल्यूम का। उसके वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, जिसमें कि हम एंट्रोपी कांस्टेंट मार रहे हैं। कहने का मतलब ये इंटरनली रिवर्सिबल है और एडियाबैटिक है। उसके बाद 4 से 1 जो है आपका हीट रिजेक्शन होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको आप TS फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ऑटो में भी किया था। बस इतना ही फ़र्क है कि 1 to 2 तो वैसे ही रहेगा कांस्टेंट एंट्रोपी पे, 2 to 3 जो है आपका प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, जो कि हीट एडिशन टर्म है। 3 to 4 अगेन कांस्टेंट एंट्रोपी पे, 4 to 1 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बस ये याद रखिएगा। इस ऑटो के केस में ये सब सही उतना ही रहता है, बस ये है कि यहाँ पे जो है V कांस्टेंट है, ये भी V कांस्टेंट है, बस इतना ही याद रखिए। ये था ऑटो केस में, ठीक है। अब इसका एनालिसिस करते हैं इस डायग्राम का। इसमें ध्यान दीजिए हीट एडिशन जो है वो 2 to 3 के बीच में है, और हीट रिडक्शन जो है 4 to 1 के बीच में। अगर मुझे इसका एफिशिएंसी निकालना है तो आपको ईटा इक्वल टू, जैसे इसका एफिशिएंसी निकालना है ईटा, तो डीजल का, तो आपको W नेट इक्वल टू Q इन रहेगा, जो कि हम लिख सकते हैं 1 - Q आउट बाई Q इन, ठीक है, टोटल एनर्जी की बेस। तो इसके हिसाब से आपको ये Q आउट और Q इन जो है स्टेट प्रॉपर्टी 4, 1 और 2, 3 के बीच में आपको निकालना आना चाहिए। तो चलिए उसके हम देखते हैं कैसे निकाल रहे। फॉर डीजल साइकिल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि हम इसे क्लोज सिस्टम कहते हैं, आइडियलाइजेशन है, जैसे कि हमने ऑटो साइकिल में भी क्लोज सिस्टम का लिया हुआ है, ठीक है। तो अब 2, 3 प्रोसेस के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे कि हम ये निकालेंगे किस तरह से Q इन और Q आउट जो है आपका इंटरनल एनर्जी से रिलेट करेंगे हम 4 और 1 और 2 और 3 के प्रोसेस में। ओके, तो पहले 2, 3 की बात करते हैं। तो 2, 3 में आप देखिए 2, 3 जो है आपका Q इन से रिलेटेड है। Q इन अगर आपको बैलेंस करें इस प्रोसेस में Q इन, तो अगर एनर्जी बैलेंस करें पर यूनिट मास, तो आपका इन माइनस ई आउट इक्वल टू चेंज इन डेल्टा यू, जो आपका सिस्टम एनर्जी होगा। तो ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा यू, जो कि आपका U3 - U2 होगा, पर यूनिट मास के हिसाब से कर रहे हैं। बट Q इन और डेल्टा और Q आउट क्या होगा, सॉरी ई इन जो आप कहते हैं माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये इसमें ई आउट क्या होगा, ई आउट आपका, क्योंकि ये प्रेशर, ये पिस्टन सिलेंडर है, ध्यान दीजिए। तो Q इन तो आपने हीट ऐड किया है, बट इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो नेचुरली ये चूँकि पिस्टन सिलेंडर है तो बाउंड्री इसका जो है मूव करेगा, और वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये आ गया आपका W, एक्चुअली B आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो है P2 जो कि कांस्टेंट प्रेशर 2 पे है, P2 V3 - V2, ये आपका टोटल W V आउट रहेगा, V3 - V आउट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि Q इन जो है वो U3 - U2 प्लस P2 V3 - V2, ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो U3 प्लस P2 V3 को मैं, क्योंकि P2 तो कांस्टेंट है, P2 और P3 कांस्टेंट है, तो U3 प्लस P3 V3 माइनस U2 प्लस
P2V2, और चूँकि P2 जो है आपका इक्वल टू P3 है। और चूँकि ये नॉर्मली जब भी ये कांस्टेंट प्रोसेस प्रेशर प्रोसेस होता है तो आपको ये Q जो है वो पहले भी हम लोग चर्चा की थी, Q को आप चेंज इन इंथैल्पी कह सकते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका H3 आ गया, ये आपका H2 हो गया, तो ये हो गया आपका H3 माइनस H2। और ये आइडल गैस हमने एज्यूम किया हुआ है, ये सब आइडल साइकिल का बेसिक अजम्पशन है, स्टैंडर्ड एजम्पशंस हैं। तो H3 माइनस H2 का हम लोग CP T3 माइनस T2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया Q इन। इसी तरह 4 और 1 को कर सकते हैं जो कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम आपका अगर है तो W B आउट तो आपका 0 हो जाएगा, और मतलब Q E इन माइनस E आउट, इस पर अगर आप एनर्जी बैलेंस करें E इन माइनस E आउट में E इन क्या है, E इन आपका कुछ नहीं है, तो 0 माइनस E आउट क्या है, E आउट आपका Q आउट है, ये आपका आ जाएगा U1 माइनस U4। तो ये आपका Q आउट हो गया आपका U4 माइनस U1, ये आपका हो गया CV T4 माइनस T1, ठीक है। U को हमेशा CV के फॉर्म में लिखेंगे आप, T4 माइनस T1, ठीक है। अब अगर आपको ईटा निकालना है, और इसमें हम हमेशा एज्यूम कर रहे हैं, बेसिकली एजम्पशन तो यही रहेगा कि कोल्ड स्टैंडर्ड एयर एजम्पशन लेंगे, मतलब CV और CP जो है वो कांस्टेंट समझेंगे, ऐसे जैसे कि रूम टेम्परेचर पे, अनलेस अदरवाइज़ आपको बताया जा रहा है कि भाई आपको वेरिएबल लेना है, ठीक है। मतलब वेरिएबल अकर्स का मतलब ये होगा कि आपको टेबल देखना पड़ेगा ऐसे केस में, आपको डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें। आप सीधा पहले टेबल देखेंगे और वहाँ से आप सीधा U और U4 U1 निकालेंगे, और ऊपर में Q इन में H और H3 माइनस H2 वो भी आप टेबल से निकालेंगे, H2 आप टेबल से निकालेंगे, H3 आप टेबल से निकालेंगे। वो होगा जब वहाँ पे आपका कांस्टेंट CP या CV नहीं ले सकते हैं आप। उस केस में आपका ये कोल्ड स्टैंडर्ड एजम्पशन जो है वो नहीं लेंगे आप, वो तो क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर वो बताया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बताया तो आप ये कह सकते हैं कि आप कोल्ड एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन ले रहे हैं। इसका मतलब आप डायरेक्टली ये कंसिडर कर रहे हैं कि डेल U आपका CV T4 माइनस T1 हो गया, और C4 जो है कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, जो कि रूम टेम्परेचर पे होगा। तो अब इसको ईटा निकालते हैं हम। ईटा आपका W नेट Q इन 1 माइनस Q आउट Q इन, ठीक है। अब ये ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है, 1 माइनस Q आउट आपका था CV T4 माइनस T1, और Q इन था CP T3 माइनस T2, ये आ जाता है 1 माइनस CP बाई CV जो है आपका K है, और ये है T4 माइनस T1 T3 माइनस T2, तो ये आपका आ गया K, और इसको आप लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 माइनस रेशियोज़ ऑफ टेम्परेचर कर सकते हैं। नॉर्मली ये रेशियोज ऑफ टेम्परेचर जो है चूँकि अगल बगल रहते हैं, तो 1 और 4 और 3 और 2 के बीच में आप ये कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पे आपका रेशियोज़ वैल्यू रहेगा, तो इसको आप अगर चाहे तो रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको T1 आप बाहर निकाल सकते हैं, T1, और ये हो गया आपका T4 बाई T1 माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरे केस में T2 बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट से, और ये ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो एक तरह से ये है कि इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसमें एक और चीज़ हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो ये आपका ईटा आ गया, ठीक है। इसमें K आप देखिए, आप K आपका जो है वो रेशियो है, जो कि हीट कैपेसिटी जो आपका स्पेसिफिक हीट है उसका रेशियो है। अब इसके बाद एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि जो डीजल साइकिल में एक और टर्म यूज़ होता है, वो है कट ऑफ रेडियस। कट ऑफ रेडियस जो है वो आपका रेशियो ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम आफ्टर एंड बिफोर द कंबशन प्रोसेस है। तो इस केस में हम लोग क्या है कि RC अगर देखिए तो कंबशन प्रोसेस जो है ख़त्म होता है आपका 3 पे,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो V है ये V3 हो गया, ये V2 हो गया, तो इसका जो रेशियो है V3/V2 ये निकल के आएगा जो है कट ऑफ रेशो। तो ये या तो आप टोटल वॉल्यूम भी ले सकते हैं या स्पेसिफिक वॉल्यूम भी ले सकते हैं, पर यूनिट मास भी ले सकते हैं, तो ये सेम चीज़ है। अगर आप इसको यूज़ करें, ठीक है, तो आप इसके ये रेशो के बाद आप जो है ये भी देख सकते हैं कि चूँकि ये आपका आइडल गैस रिलेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, V3/V2 को हमने टेम्परेचर से रिलेट किया हुआ है, रेशियो ऑफ टेम्परेचर्स, और उसमें के यूज़ किया हुआ है। तो वो आइडल गैस के जितने रिलेशंस हैं ऐसे केसेस में जिसमें कि आइसेंट्रोपिक केसेस होते हैं, सो अगर हम आइसेंट्रोपिक रिलेशंस आइडल गैस का यूज़ करें तो थर्मल जो एफिशिएंसी है वो आप इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं दो फॉर्म में। पहला कि इसमें आप कंप्रेशन रेशियो यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि ये फैक्टर है वो नॉर्मली आपका V1/V2 हो जाएगा, और दूसरा ये कि RCM में जो अभी डिफाइन किया है V3/V2, तो इसके बाद आपका जो रिलेशन निकल के आता है वो ये है। आप डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर जो है दिखा है K है, ठीक है, तो K है। तो इफ़िशेंसी जो है इसमें आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली डिफरेंट है ऑटो से। इसमें ये टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होता है। ऑटो के केस में आपने देखा कि ईटा जो था वो ऑटो के केस में 1-1/R K-1 था। तो ये जो एफिशिएंसी है ईटा की वो डिफरेंट है। इनफैक्ट ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ये टर्म जो है जो अगर चेक करेंगे तो ये बेसिकली ये हमेशा ग्रेटर देन 1 निकल के आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ये टर्म जो है अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि ईटा जो है एक्चुअली देखा जाए तो ऑटो डीजल से एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशंस हुआ। अब इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो जैसे जैसे कट ऑफ रेडियस आप बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी घटती है, या कट ऑफ रेडियस अगर घटाते हैं तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। तो इसका एक्सप्रेशन ये निकल के आएगा, जैसे अगर आपने कट ऑफ रेडियस बढ़ाया, ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी कम हो गया, ठीक है। 2 अगर कट ऑफ RC 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया तो बढ़ गया, ठीक है। तो किसी भी एक R पे अगर R फिक्स है तो फिक्स R में ये आपका कंडीशन वैलिड है, ठीक है। तो अगर लेकिन RC सपोज 1 है, अगर RC 1 है तो ये जो एक्सप्रेशन है जो दिख रहा है ये 1 हो जाता है फॉर RC = 1, ये आप प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे केस में ईटा अगर RC अगर 1 हो गया तो ईटा जो थर्मल ऑटो और ईटा थर्मल आपका डीजल ये सेम हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपसे ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसे में लोग कहते हैं कि भाई डीजल का ज़्यादा एफिशिएंसी होता है, डीजल गाड़ी बिकती क्यों है। इसका प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि डीजल में जो है R, जिसमें R हमने रेशो देखा था, वो ऑटो के केस में वो यहाँ पे था, बट डीजल के केस में यहाँ है। आमतौर पे R डीजल इंजन में वो ज़्यादा होता है। अब R अगर ज़्यादा है तो नेचुरली आपका एक्सप्रेशन देखिए, जब कंप्रेशन रेशियो अगर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा। इसीलिए आपका प्रैक्टिकल का इसमें डीजल इंजन जो है वो उसका एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अच्छे से इंजन चलती है क्योंकि कंप्रेशन रेशियो इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अभी हम इस को हमने समझा है, तो इसका क्वेश्चन करके भी और क्लियर करते हैं अपने थॉट्स को, विचारों को, कैसे हम इसको यूज़ कर सके। तो इसमें ये प्रश्न जो है वो आइडियल डीजल साइकिल पे है, और इसमें कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है 18, मतलब ये हुआ कि R दी हुई है 18 जो कि आपका V1/V2 होगा, और कट ऑफ रेडियस जो दी हुई है RC दी है वो V3/V2 है, ये आपको 2 दी हुई है, ठीक है। अब एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस, मतलब शुरुआत में एयर का कंडीशन ये दिया हुआ है 100 kPa एंड 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1917 सेंटीमीटर क्यूब।
अब यूटिलाइजिंग मतलब कोल्ड एयर स्टैंडर्ड हमें यूज़ करना है। इसका क्या मतलब है कि सीवी और ये सब जो है हम कांस्टेंट ले लेंगे रूम टेम्परेचर पे, और हमें पता करना है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है ऑफ एयर का हर प्रोसेस के बाद क्या है, और नेट जो वर्क आउटपुट, नेटवर्क आउटपुट जो है वो कितना है, और थर्मल एफिशिएंसी कितना है, और मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है। चलिए हम लोग समझते हैं इसको कैसे करें। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि इसमें ये इसका प्रोसेस डायग्राम क्या है। तो प्रोसेस डायग्राम ये आपका सपोज़ ये है, ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका आइसेंट्रोपिक है। ओके, कंप्रेशन हो गया, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, ये आपका हीट इन क्यू इन, ठीक है, और ये क्यू आउट, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो ये आप समझ लीजिए कि एजम्पशन के तौर पे ये सब कोल्ड स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कांस्टेंट जो है स्पेसिफिक हीट एट रूम टेम्परेचर में हम इसे लेके चलेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ जो हैं हम लोग टेबल से निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, जैसे Cp की वैल्यू निकल के आएगी 005 kg पर किलो जूल पर केल्विन, Cv आपकी 0.718 किलो जूल्स पर kg केल्विन, और K की वैल्यू जो है 1.4 से आएगी। ये आपका टेबल जो है A2A में है। ठीक है, और गैस आपको पता ही है, R की वैल्यू में, जो एयर की वैल्यू में जो आप देखते हैं, तो R की वैल्यू 287 किलो पास्कल मीटर क्यूब पर kg केल्विन। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आपकी निकल के आती है। अब हमें क्या करना है कि जो हर पॉइंट के, हर प्रोसेस पॉइंट पे जो एंड हो रहा है उसका हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर निकालना है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है कि इनिशियल जो है कंडीशंस दी हुई हैं एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस। मतलब ये है कि स्टेट 1 का दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। स्टेट 1 आपको दिया हुआ है V1 आपको 1917 क्यूब दी हुई है, P1 दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, T1 दिया हुआ है 27 मतलब 300 केल्विन। ठीक है, अच्छा, अब ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, और साथ में हमें ये भी दिया हुआ है कि V1 बाई V2 ये आपके पास 18 है, और V3 बाई V2 जो है ये आपका 2 है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक तो V2, क्योंकि V1 हमें पता है यहाँ पे, तो V2 हो जाएगा V1 बाई 18 जो कि 1917 बाई 18 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ गया 106.5 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आपका आता है V3, जो अब V2 पता चल गया आपको, तो V3 क्या है, V3 आपका यहाँ से निकालेंगे, V3 हो जाएगा 2 टाइम्स V2 जो कि 213 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और V4 क्या होगा, V4 आपका V1 हो जाएगा। तो आपको सब पॉइंट्स के वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन पता चल गया। अब हम टेम्परेचर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर प्रोसेस 1 2 की बात करें, ठीक है, तो इसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का में क्या है कि आप T2 बाई T1 को V1 बाई V2 K-1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये PV² K जिसका कांस्टेंट होता है, इससे आप निकाल सकते हैं ये रिलेशन। ये हमने आइडियल गैस के रिलेशंस में निकाला था। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T2 जो कि T1 टाइम्स V1 बाई V2 हो जाएगा। V1 बाई V2 जो है नथिंग बट 18 है, और K आपको 1.4 - 1 है। T1 हमें पता है 300 केल्विन, तो ये निकल के आता है 953 केल्विन।
ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर हम लोग प्रेशर भी निकाल सकते हैं। P2 आपका जो है सिमिलरली जैसे हमने T1 T2 और T1 का रिलेशन था, वैसे P2 और P2 बाई P1 का रिलेशन भी है। ये आपका सेम है V1 बाई V2, बट इसमें आता है K आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका P2 निकल के आएगा P1 टाइम्स 18 1.4, जो कि आपका निकल के आता है 572 किलो पास्कल, ठीक है। तो ऑफकोर्स P2 और P1 निकल गया है। अब इसी तरह आप जो है बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, बट फॉर द सेक और जो कंप्लीशन के लिए मुझे करना है, ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो 1 और 2 जो है आपने निकाल दिया, 2 और 3 का प्रेशर सेम है। सो P3 जो है अभी थर्ड स्टेट निकाल रहे हैं, थर्ड स्टेट 3 जो स्टेट 3 कहते हैं, स्टेट 3 जो है ये निकाल रहे हैं, जिसमें P3 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा, है ना। अब चूँकि ये कांस्टेंट प्रेशर है तो सिंपल हम आइडियल गैस रिलेशन निकालेंगे। तो P3 V3 बाई T3 जो है वो P2 V2 T2 रहेगा, और आपके पास इसका प्रेशर जो है वो P2 जो है P3 है, ठीक है। तो ये और P3 और P2 तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका T3 जो है वो है T2 V3 बाई V2। अच्छा, V3 और V2 जो है वो ये जो रेशियो है ये RC है बेसिकली। तो ये T2 इंटू RC है। तो यहाँ से आप RC क्या आपका 2 है, तो ये 953 है। तो यहाँ से आपका T3 निकल जाएगा 1960 केल्विन। अच्छा, तो आपका P2 भी पता, P3 भी पता चल गया, T3 पता चल गया। अब बात करते हैं हम लोग स्टेट 4 की। उसके लिए हम लोग 3-4 प्रोसेस लेंगे, जो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एक्सपेंशन है, ठीक है। अब इसमें सेम चीज़ हम लोग करेंगे कि T4 बाई T3 जो है वो V3 बाई V4 K-1 होगा, और वैसे ही P4 बाई P3 जो है V3 बाई V4 K होगा। अब V3 बाई V4 जो है हम निकाल सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि आपने V3 जो है वो ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये वाला रिलेशन। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से, जो कि एक्चुअली निकल के आएगा सेम, क्योंकि कंप्रेशन जो है 1 से 2। सो ये चूँकि मैंने यहाँ से निकाला हुआ है ऑलरेडी, V3 पता है और इस केस में V4 पता है। V4 आपका V1 है जो कि 106.5 सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ नहीं ये V4 और V1 सेम है, तो ये निकल के आएगा 1917 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इंटर करें ये इन्फॉर्मेशन, तो ये निकल के आएगी ये वैल्यू T4 T3 213 बाई 1917 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, और ये निकल के आएगा 791 के। ये T3 आपको प्लग इन करना पड़ेगा 1960 के आसपास है ये केल्विन। तो ये इतना आंसर इसका ये निकलेगा 1791 केल्विन के आसपास। और इसी तरह आपको यहाँ से भी प्रेशर निकल जाएगा। P4 जो है आपका P3 V3 बाई V4, ये एक्चुअली K है तो 1.4 - 1 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.4। तो ये निकल के जाता है 264 किलो पास्कल। तो प्रोसेस वही है, बस इसमें ध्यान ये देना होगा कि ये जो हम निकाल रहे हैं कंटिन्यूसली, ध्यान दीजिए जैसे कि ये इसको अच्छे से आप हाईलाइट करके रखिए, जिससे कि आप इसको, क्योंकि काफ़ी जगह आपको यूज़ करने को मिल रहा है, अपना नोट कीजिए। तो इसको क्लियरली आपको आइडेंटिफाई करके निकाल के इसको हाईलाइट करना है, जिससे कि आप आगे के प्रश्नों पे अच्छे से यूज़ कर सकें। तो इस तरह से आपको सब टेम्परेचर प्रेशर मिल गया है। अब हमें नेट वर्क आउटपुट निकालना है और थर्मल एफिशिएंसी निकालना है। तो अभी हम लोग चलते हैं इसको नेट आउटपुट के लिए आपको ईटा जो है वो W नेट बाई Q इन होगा, ठीक है।
तो इसको या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या मैं सीधा ऐसे भी निकाल सकता हूँ, जो हमने पहले निकाला था जो रिलेशन है ये वाला, ये रिलेशन को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बात बराबर है। चूँकि हमें नेट वर्क निकालना ही है तो हमारे लिए आसान है इस तरह से कि हम पहले क्यू डब्ल्यू नेट निकालें, जो कि क्यू इन माइनस क्यू आउट होगा। ठीक है, तो क्यू इन जो है वो m डॉट h3 माइनस h2 होगा, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो ये आपका निकल के आएगा mcp T3 माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन निकल गया। T3 पता है, T2 पता है, Cp पता है, m निकालना होगा। m के लिए मुझे आइडल गैस यूज़ करना पड़ेगा। इनिशियल हमें कंडीशन दी हुई है, प्रेशर का जो स्टेट 1 है उसके दिया हुआ है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दिया हुआ है। इसको अगर प्लग इन करें, R की वैल्यू दी हुई है हमें, प्लग इन करें तो निकल के आएगा 0.00223 kg। तो इस तरह से आपको क्यू इन आप निकाल सकते हैं। क्यू इन निकल के आता है इसमें 21.136 किलो जूल्स, और क्यू आउट जो है वो निकल के आएगा इसी तरह MU4 माइनस U1, जो कि निकल के आएगा MCV T4 माइनस T1। इसको अगर आप प्लग इन करें ना तो वो 0.786 किलो जूल्स निकलेगा। और इसी तरह से डब्ल्यू नेट जो है वो निकल के आ जाएगा आपका 2136.786, तो निकल के आया 1.35 किलो जूल्स। तो आपका ईटा क्या निकल गया है, ये निकल के आया आपका 1.35, 2.136, ये निकल गया 0.632 और 63.2%। अगर आप प्लग इन करते तो इफ़ेक्टिवली आपका ये रिलेशन भी सेम आता, क्योंकि आपको RC लगाना पड़ता 2, R18 लगते, K 1.4 माइनस 1 हो जाता है यहाँ पे K माइनस 1, तो ये निकल के उतना ही आता। तो चाहे ऐसे करें या वैसे करें, चूँकि वो रिलेशन आपको एक साथ है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप आराम से एक ही एक्सप्रेशन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोल्ड एयर असम्पशन लगाया था। ठीक है, तो इसलिए हम ये एक्सप्रेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन सिमिलर आना चाहिए। जो कोल्ड एयर का है जो हमने लिखा था 1 माइनस 1 बाई आर के माइनस 1, और बस दूसरा बाकी जो टर्म था। ओके, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन था कि इसमें मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर यूज़ करना है। मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर याद रखिए क्या है कि ये आपका MEP जो है वो आपका डब्ल्यू नेट V मैक्स जो पिस्टन का है, V मिनिमम, इस केस में V1 माइनस V2 है। ये आप जब प्लग इन करेंगे वैल्यूज़ तो निकल के आएगा 746 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये आपका मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर निकल के आया 746 किलो पास्कल। चलिए, तो ये मैं आशा करता हूँ कि इस एग्जांपल के माध्यम से समझा कि किस तरह से यूज़ करना है। ये सिंपल था, इसमें आपको टेबल यूज़ नहीं करना पड़ा, आपको सीधा डायरेक्टली आपको हीट, स्पेसिफिक हीट और इंथैल्पी का रिलेशन और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन हमने यूज़ किया, और इसको कांस्टेंट माना CP और CV को, तो हमारे लिए आसान हो गया, टेबल यूज़ करना नहीं पड़ा। लेकिन टेबल कई बार ज़्यादा आसान होता है, आपके पास ज़्यादा क्विकली आपको मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा टेबल से निकाल सकते हैं अगर टेबल में डेटा है और इंटरपोलेशन करने की ज़रूरत नहीं है तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। अब अगले लेक्चर में हम दूसरा साइकिल पकड़ेंगे जिसे ब्रेटन साइकिल कहेंगे। फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में।